Everyone, welcome to EduTap. So, in today's 50 days 50 mark series, it's the day 14, and we are going to discuss the topic accounts in India for NRIs and PIOs, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो अगर इंडिया में एनआरआईज को या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अकाउंट ओपन करना है, तो क्या वो इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं एनआरआईज? तो वो कर सकते हैं. बेसिकली तीन टाइप की मेन अकाउंट्स हैं. एक नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट स्कीम, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक स्कीम, या जिसे आप एफसीएनआर बोलोगे, इसे एनआरई बोलोगे, और फिर है एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट. तो ये तीन टाइप के मेजर अकाउंट्स हैं जो एक एनआरआई इंडिया में ओपन कर सकता है. अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग टाइप के अकाउंट ओपन किए जाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एनआरई अकाउंट की. नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है. तो जो एनआरआईज हैं, पीआईओज हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, तो वो इंडिया में किसी ऑथराइज डीलर के थ्रू या बाकी के जो बैंक्स हैं उनके थ्रू ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो देखो, जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये वो होते हैं जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज में डील करना अलाउड होता है. तो जो हमारे ज्यादातर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अलाउड है फॉरेक्स में डील करना, और कुछ और बैंक्स हैं जो चाहे ऑथराइज डीलर्स नहीं है वहां पे भी एनआरआईज और पीआईओस एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो बेसिकली हम बैंक्स में ही अकाउंट ओपन करते हैं. अगर इंडिविजुअल जो एनआरआई पीआईओ है वो बांग्लादेश या पाकिस्तान से है एंटिटी या वो पर्सन, तो फिर आरबीआई का पहले अप्रूवल चाहिए होगा, उसके बाद ही ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है. क्या दो या दो से ज्यादा एनआरआईज मिलके एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं? क्या जॉइंट अकाउंट की फॉर्म में हो सकता है? तो यस, ये जॉइंट अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है कि दो एनआरआईज ने मिलके अकाउंट ओपन कर लिया. दूसरा है कि मान लो एनआरआई है और उसने किसी इंडियन रेजिडेंट के साथ मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन कर लिया, ये भी किया जा सकता है. तो मान लो जैसे माधुरी दीक्षित, शी वाज एन एनआरआई, है ना, और वो फिर जब वो वहां पे थी, एनआरआई थी, मान लो वो इंडिया में एनआरआई अकाउंट ओपन करना चाहती थी अपने किसी फ्रेंड के साथ, इंडियन फ्रेंड के साथ वो अकाउंट ओपन करना चाहती थी, तो वो कर सकती थी. लेकिन वो सिर्फ फॉर्मर और सर्वाइवर मोड में ही ओपन कर सकती थी, और वो जिसके साथ अकाउंट ओपन कर रही हैं वो उनका रेजिडेंट रिलेटिव होना चाहिए, वो रिलेटिव होना चाहिए उनका. ठीक है, तो उनका मान लो रियल ब्रदर इंडिया में था और वो यूएस में थी, तो वो इंडिया में अपने जो रियल ब्रदर है उसके साथ वो अकाउंट ओपन कर सकती थी फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे. तो जब भी किसी इंडियन रेजिडेंट के साथ मिलके एनआरआई को एनआरई अकाउंट ओपन करना है तो रिलेटिव के साथ करेंगी. और रिलेटिव का जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट के अंदर दिया गया है. ऐसे आप किसी रैंडम पर्सन को नहीं बोल सकते कि मेरे चाची के मासी का बेटा है. नहीं, दैट द डेफिनेशन इज गिवन कि इन लोगों को हम रिलेटिव्स मानेंगे और इनके साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं. ठीक है, और जो रेजिडेंट रिलेटिव होगा, जो इंडिया वाला होगा, उसे पावर ऑफ अटर्नी दी जाएगी एनआरआई के द्वारा कि आप मेरा जो अकाउंट है वो ऑपरेट कर सकते हो. ठीक है, हो सकता है कि मैं एनआरआई हूँ, मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ, तो मैं किसी अपने यहाँ पे रिलेटिव को पावर ऑफ अटर्नी दे दूंगी कि तुम मेरी तरफ से, मैं तो बाहर ही रहती हूँ ज्यादातर, तो तुम मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑपरेट कर लिया करो. ठीक है, तो जॉइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है किसी एनआरआई के साथ भी, रेजिडेंट के साथ भी, और किसी रेजिडेंट को आप पावर ऑफ अटर्नी भी दे सकते हो अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए. तो एनआरई अकाउंट सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में भी ओपन हो सकता है, करंट अकाउंट की फॉर्म में भी ओपन हो सकता है, रेकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट में भी ओपन हो सकता है, एफडी के फॉर्म में भी ये अकाउंट ओपन हो सकता है. तो चारों तरीके से अकाउंट ओपन हो सकता है, और ये इंडियन रुपीस की फॉर्म में मेंटेन होता है. तो बैंक वाले जब ये अकाउंट मेंटेन करते हैं अपने पास एनआरई अकाउंट, तो वो इंडियन रूपी की फॉर्म में मेंटेन होता है. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एनआरआई है वो पावर ऑफ अटर्नी रेजिडेंट के फेवर में दे सकता है कि ठीक है, मैं तो बाहर ही रहता हूँ, तुम मेरी तरफ से अकाउंट ऑपरेट कर लिया करो. तो उसकी पावर्स ना लिमिटेड होती हैं. जिसको पावर ऑफ अटर्नी एनआरआई देता है उसकी पावर्स लिमिटेड होती हैं कि वो क्या क्या कर सकता है. तो क्या कर सकता है, पहली बात तो लोकल पेमेंट्स करने के लिए वो जो इंडियन रेजिडेंट है वो पैसे विड्रॉ कर सकता है. ठीक है, और रेमिटेंसेस कर सकता है कि उस एनआरआई को बाहर पैसा भेजना है, उसके लिए वो पैसे विड्रॉ कर सकता है. तो मान लो अमन एनआरआई है और राहुल जो है वो इंडियन रेजिडेंट है, तो अमन ने राहुल को पावर ऑफ अटर्नी दे दी कि तुम मेरा एनआरई अकाउंट इंडिया में ऑपरेट करो. तो ये राहुल क्या कर सकता है, अमन की तरफ से लोकल पेमेंट्स करने के लिए अमन के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके पेमेंट कर सकता है. राहुल अमन को विदेश में पैसा भेज सकता है, अगर अमन को जरूरत पड़े तो वो राहुल को बोलेगा कि ऐसा करो, मेरे एनआरई अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करके मुझे भेज दो. या अमन की तरफ से राहुल इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है. ठीक है, क्या नहीं कर सकता राहुल, राहुल खुद से वो एनआरई अकाउंट नहीं ओपन कर सकता क्योंकि वो इंडियन रेजिडेंट है. वो अमन के अलावा रिपैट्रिएट नहीं कर सकता फंड्स किसी और को विदेश में.
किसी और को वो फंड्स रिपेट्रिएट नहीं कर सकता अमन के अलावा किसी और को। राहुल कभी भी अमन के बिहाफ पे किसी को पैसे गिफ्ट नहीं कर सकता। मेक पेमेंट एज अ गिफ्ट टू अ रेजिडेंट। तो ऐसा बोले राहुल कि एक इंडियन रेजिडेंट है उसको गिफ्ट करने हैं पैसे अमन की तरफ से, तो वो नहीं अलाउड है। ना ही राहुल एक एनआरई अकाउंट से दूसरे एनआरई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है अमन की तरफ से। तो राहुल की जो पावर्स है बहुत लिमिटेड है, लोकल पेमेंट्स कर सकता है या अमन को पैसे भेज सकता है। जो एनआरई अकाउंट होता है इसमें पैसे आना भी अलाउड है, इसमें से पैसे जाना भी अलाउड है। ओके। एनआरई अकाउंट मैंने आपको बोला कि आप एनआरई अकाउंट में एफडी भी करवा सकते हो, तो वो आप सिर्फ 1 से 3 साल के लिए ही करवा सकते हो। अब एनआरई अकाउंट में पैसे आ कौन से सकते हैं, कौन से पैसे क्रेडिट हो सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। देखो, कोई भी, वो अमन है, मान लो अमन का ये अकाउंट है, वो इंडिया में पैसे भेजना चाहता है ना, वहां से इंडिया में पैसे भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है। कोई उसने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, उनका कोई इंटरेस्ट है, वो ट्रांसफर करवाना चाहे अपने एक एनआरई अकाउंट से इस अकाउंट में, किसी अपने एफसीएनआर अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे डलवाना चाहे, वो डलवा सकता है। ठीक है। हो सकता है अपने एनआरई अकाउंट में से उसने पहले कोई इन्वेस्टमेंट्स करी थी, तो मान लो अमन ने अपने अकाउंट में से कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी, अब उस इन्वेस्टमेंट्स का टाइम खत्म हो गया, वो पैसा वापस इसी अकाउंट में आ सकता है। बाकी अमन कोई रेंट कमाता है, कोई डिविडेंड कमाता है, कोई पेंशन आ रही है उसको, कोई इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है, ये सब उसके अकाउंट में आ सकता है। तो जो भी वो अर्न करे, रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट, सब कुछ इस अकाउंट में आ सकता है। अब इस अकाउंट में से किस चीज के लिए पैसा काटा जा सकता है? लोकल पेमेंट्स करनी है, रेमिटेंसेस आउटसाइड इंडिया करनी है, इंडिया के बाहर कुछ पैसा भेजना है उसको, अपने दूसरे एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट में पैसा डालना है तो इस अकाउंट से निकाल के डाल सकता है। इन्वेस्टमेंट्स करनी है इंडिया में, तो इस अकाउंट से निकाल के पैसा इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता है वो इंडिया में। ठीक है। और ये अकाउंट में से पैसा रिपैट्रिएबल है, यानी कि वो सारा पैसा निकाल के विदेश लेके जा सकता है, जहां पे वो रह रहा है वहां पे वो पैसा ले जा सकता है। इस अकाउंट में कोई भी वो इनकम अर्न करता है, कोई इंटरेस्ट अर्न करता है, तो उस पे कोई उसको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता, बैलेंस पे कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो एनआरई अकाउंट में कोई भी उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। क्या वो अपने एनआरई अकाउंट के अगेंस्ट लोन्स दे सकता है इंडिया में? लोन ले सकता है इंडिया में? तो यस, जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं, वो उस अमन को लोन सैंक्शन कर सकते हैं इन इंडिया टू द अकाउंट होल्डर या फिर थर्ड पार्टी विदाउट एनी लिमिट। तो अमन को या किसी थर्ड पार्टी को इस अकाउंट के अगेंस्ट, इस अकाउंट में जो पैसा है, डिपॉजिट है, उनके अगेंस्ट गिरवी रख के लोन दिया जा सकता है। कुछ मार्जिन जो है, मान लो 10 लाख अगर है अकाउंट में, तो 25% का मार्जिन है, तो 7.5 लाख तक का लोन जो है अमन को दिया जा सकता है। ये लोन का पैसा इंडिया के बाहर नहीं ले जाया जा सकता, इंडिया में ही यूज करना है। ठीक है। इंडिया में ही यूज करना है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। सेविंग्स अकाउंट के अगेंस्ट नहीं मिलता, बाकी टाइप के जो अकाउंट्स हैं उनके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है एनआरआई को, लेकिन इंडिया में ही यूज करना है। आपको कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है, आपको कोई पर्सनल काम है, उसके लिए आपको लोन चाहिए। ठीक है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है इंडियन कंपनी में नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे, ये नहीं कि आप ले जाओ, वो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडियन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फेमा के रूल्स के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो लोन लेके। उसके बाद आपको अपने रहने के लिए कोई फ्लैट या घर चाहिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपको घर चाहिए इंडिया में, उसके लिए आपने बैंक से लोन ले लिया एनआरई अकाउंट के अगेंस्ट, ये अलाउड है। आप कभी भी ये पैसा ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक से लोन लिया और किसी और को आगे लोन दे दिया, कि बैंक से 5% पे लिया, आगे किसी को 8% पे दे दिया, तो रीलेंडिंग नहीं कर सकता है एनआरआई। ना ही एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए लोन बैंक से ले सकता है एनआरई अकाउंट के अगेंस्ट। ठीक है। तो लिमिटेड पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। फिर अगला है लोन आउटसाइड इंडिया। लोन कैन बी गिवन टू नॉन रेजिडेंट और टू थर्ड पार्टीज फॉर बोनाफाइड पर्पस, नो मॉनेटरी लिमिट। तो जो एनआरई अकाउंट है उसके अगेंस्ट अगर वो इंडिया के बाहर लोन लेना चाहे, जो इंडिया में उसका एनआरई अकाउंट है उसके अगेंस्ट वो इंडिया के बाहर लोन लेना चाहे तो वो ले सकता है, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। तो दो चीजें हैं, अगर वो इंडिया के बैंक से इंडिया में लोन लेता है तो वो पैसा इंडिया में ही रहेगा। ठीक है। इंडिया में ही यूज करना है। एक, ये अकाउंट इंडिया में है, उसके अगेंस्ट लोन उसने विदेश में अगर वो लेना चाहे तो अलाउ कर दिया जाएगा उसको। ठीक है। अगर डिपॉजिटर की, यानी कि एनआरआई की जो अमन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ पे क्या होगा, जो अमाउंट है ट्रांसफर टू दी नॉन रेजिडेंट नॉमिनी, अगर उसका नॉन रेजिडेंट नॉमिनी है तो उसको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और इंडियन नॉमिनी है तो इंडियन नॉमिनी को पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। हो सकता है कि अमन की डेथ के बाद नॉमिनी को पता लगे कि अमन की तो बहुत उधारियां हैं, विदेश में बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, तो उन लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए भी वो पैसा यूज किया जा सकता है।
अब अमन ने जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट कैसे होगा? अमन बैंक में पैसा जमा करवा के लोन चुका सकता है, विदेश से पैसे भेज सकता है, इनवर्ड रेमिटेंस कर सकता है इंडिया में पैसे भेज के, और एनआरओ अकाउंट में से भी पैसा निकाल के जो है पेमेंट करी जा सकती है लोन की। तो एनआरओ अकाउंट में जो उसका पैसा होगा उसके थ्रू भी लोन चुकाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एनआरई डिपॉजिट्स की। तो आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ही सारे टाइप के डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट आपका वेरी भी कर सकता है। जो बल्क डिपॉजिट्स होते हैं, बल्क डिपॉजिट होते हैं बड़े अमाउंट के, ठीक है, तो बड़े अमाउंट के 1 करोड़ 2 करोड़ इनसे ज्यादा के अगर आपका अलग अलग टाइप के बैंक्स में अलग अलग टाइप के बैंक्स में जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो बल्क डिपॉजिट्स पे एक्स्ट्रा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, पर कभी भी जो एफडीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एनआरआईज को ज्यादा मिल रहा है और डोमेस्टिक वालों को कम मिल रहा है, या उसके जितना होना चाहिए या कम होना चाहिए। कभी भी एनआरए अकाउंट्स पे ज्यादा आप इंटरेस्ट उनको नहीं दे सकते हो। स्टाफ को या सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना एनआरई डिपॉजिट में अलाउड नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एनआरआई अब इंडिया आके सेटल होना चाहता है। ओके, अगर कोई एनआरआई अब इंडियन रेजिडेंट बनना चाहता है तो अब उसके अकाउंट्स का क्या होगा? जो उसके एनआरआई अकाउंट्स है तो उनको आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब भी कोई एनआरआई का रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है और वो इंडिया में परमानेंटली सेटल होना चाहता है तो उसका कौन सा अकाउंट होता है? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है। ठीक है, तो मान लो जैसे प्रीति जिंटा है, वो इस टाइम पे एनआरआई है, लेकिन अब वो सोचे कि नहीं अब मुझे दोबारा से इंडिया में आके सेटल होना है, तो वो अपना सारा पैसा कौन से अकाउंट में लेके आएगी इंडिया में? आरएफसी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में लेके आएगी। तो एनआरआई जब अगर मान लो उसका एनआरई अकाउंट था, लेकिन अब वो इंडियन रेजिडेंट बनना चाहता है, तो उसका सारा पैसा आरएफसी अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और अगर उसका एनआरई अकाउंट एफडी की फॉर्म में था, तो अगर एफडी हुए अभी 1 साल से कम हुआ है तो फिर उसे सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई एनआरआई ने एफडी करवा रखी थी और वो प्री मेच्योर विड्रॉल करवाना चाहता है, तो पेनल्टी कितनी लगेगी? ये बोर्ड जो होगा बैंक का वो डिसाइड करता है, वो पॉलिसी बनाता है। अगर आप अपने एनआरई अकाउंट को एफसीएनआर अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पेनल्टी लगती है। ओके, लेकिन अगर आप अपने एनआरई अकाउंट को आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट करते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। जो आरएफसी अकाउंट है ना वो इंडियन रेजिडेंट के लिए अकाउंट होता है। ऐसे इंडियन रेजिडेंट जो पहले एनआरआई से लेकिन अब इंडिया आ गए, तो ऑब्वियसली उस पर पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने एनआरई अकाउंट को एफसीएनआर में कन्वर्ट करना चाहता है, एफसीएनआर में सिर्फ एफडीज होती हैं, उसमें अगर कन्वर्ट करना चाहता है तो पेनल्टी लगती है। अगर आप अपना बिजनेस एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो, कि मेरा पहले एनआरई अकाउंट एचडीएफसी में था, अब मैं उसे एसबीआई में ट्रांसफर करना चाहती हूँ, उस पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। ठीक है, फिर एक टाइप का अकाउंट है एफसीएनआर अकाउंट। एफसीएनआर अकाउंट एनआरआईज अगर इंडिया में ओपन करते हैं तो वो एफडी टर्म डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो एफसीएनआर से एफ से एफडी याद रख लो, है ना, कि टर्म डिपॉजिट होता है, 1 से 5 साल के लिए करवा सकते हो। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। और इसमें डेबिट क्रेडिट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो एनआरई अकाउंट के जैसी ही हैं, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन एफसीएनआर अकाउंट में सिर्फ एफडी होती है, एनआरई अकाउंट में एफडी, सेविंग्स, करंट सब कुछ होता है। और एनआरई अकाउंट में जो एफडी थी वो 1 से 3 साल की थी, यहाँ पे 1 से 5 साल के लिए हो सकती है। ये भी पैसा रिपैट्रिएबल है, एनआरआई चाहे तो ये सारा पैसा वापस अपने देश जहां वो रहता है, रेजिडेंट है, वहां पे ले जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो एक एनआरआई था, अमन एनआरआई था, और उसका एफसीएनआर अकाउंट है और उसका अब रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया, अब वो इंडियन रेजिडेंट बन गया है, तो उसे अलाउ किया जा सकता है कि वो अपनी जो एफडी है एफसीएनआर अकाउंट में उसको कंटिन्यू रखे टिल मेच्योरिटी एट अ कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस पे उसको मेच्योरिटी तक एफडी अपनी कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंटिन्यू करने दी जाएगी, अगर अकाउंट होल्डर चाहता है। ठीक है, लेकिन उसका जो एफसीएनआर अकाउंट है उसको रेजिडेंट डिपॉजिट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, एनआरए अकाउंट के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाएगा। जब उसकी एक बार एफडी की मेच्योरिटी हो गई तो फिर उसका अकाउंट आरएफसी अकाउंट बन जाएगा। आरएफसी अकाउंट कौन सा होता है? जो एनआरआई जब इंडिया आ जाते हैं तो उनका फिर सारे अकाउंट्स आरएफसी में पैसा आता है, उनका सारा, उनके जो अकाउंट्स होते हैं पुराने एनआरआई वाले वो भी आरएफसी में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है, फिर बात करते हैं एनआरओ की। तो जो भी पर्सन इंडिया के बाहर रहते हैं या जो इवन फॉरेन नेशनल्स है, अभी तक मैंने एनआरआई वर्ड यूज किया था, अब मैं फॉरेन नेशनल। तो एनआरआईज और फॉरेन नेशनल जो बिल्कुल मतलब विदेशी हैं, मान लो टॉम क्रूज को इंडिया में अकाउंट खोलना है तो वो एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो आप किसी ऑथराइज डीलर बैंक, कोई है ना ऑथराइज बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उनके पास ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो ज्वाइंटली भी ओपन कर सकते हो कि दो एनआरआईज ने मिलकर अकाउंट ओपन कर लिया, या आपने किसी अपने इंडियन रेजिडेंट रिश्तेदार के साथ मिलके जॉइंटली अकाउंट ओपन कर लिया। लेकिन वो सिर्फ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे ओपन होता है, जॉइंट अकाउंट जो एनआरओ अकाउंट होता है। ये भी इंडियन रुपीस की फॉर्म में मेंटेन होता है। जो आपका एफसीएनआर अकाउंट होता है ना, ये फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है, बाकी एनआरई एनआरओ इंडियन करेंसी में मेंटेन होते हैं। इसमें भी आप सेविंग्स, करंट, आरडी, एफडी कोई भी कर सकते हो। ठीक है। और एनआरओ अकाउंट की खासियत क्या है, जो इसमें एफडी ओपन होती है ना, वो उतने टाइम के लिए हो सकती है जितने टाइम के लिए इंडियन एफडी ओपन कर सकते हैं। तो इंडियन 7 दिन से लेके 120 मंथ्स तक के लिए एफडी करवा सकते हैं। तो सेम एनआरओ अकाउंट वालों को भी ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। अब इसमें पैसा कौन सा आता है, इनवर्ड रेमिटेंसेस, कोई बाहर से इंडिया में पैसा जमा करवाना चाहता है, किसी को लेजिटिमेट ड्यूज इन इंडिया है एंड ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट्स, किसी को कोई पेमेंट मिलनी है, किसी को एनआरओ अकाउंट दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा डलवाना है, वो इसमें आ सकता है। आपको किसी आपके रिश्तेदार ने गिफ्ट दिए पैसे, इस अकाउंट में आ सकते हैं। किसी ने आपको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू पैसे देने हैं तो इस अकाउंट में आएंगे। तो मान लो अमन का जो इंडियन रिश्तेदार है, अगर उसको पैसे भेजना चाहता है तो इंडियन रिश्तेदार तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू पैसे भेज सकता है, तो वो इस एनआरओ अकाउंट पे भेज सकता है। और ये कितने भेज सकता है, इंडियन रेजिडेंट मैक्सिमम $2.5 लाख की लिमिट होती है। ओके। अब इस अकाउंट में से पैसा कटता कौन सा है, कोई लोकल पेमेंट करनी है, दूसरे एनआरओ अकाउंट में डालना है, पैसा वापस विदेश लेके जाना है, ले जा सकते हो। तो बाकी के जो 2 अकाउंट्स हैं ना, एनआरई और एफसीएनआर, जितना मर्ज़ी पैसा वापस ले जाओ, कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन इसमें अभी लिमिट लगा रखी है यूएस $1 मिलियन की। ठीक है? अगर आपका कोई रिश्तेदार आपको पैसे दे रहे हैं ना एलआरएस के अंडर, वो भी इस $1 मिलियन के अंडर ऐड किया जाएगा। तो मैक्सिमम आप कितना पैसा लेके जा सकते हो? $1 मिलियन 1 साल में लेके जा सकते हो। इससे ज़्यादा ले जाने के लिए आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है? अगर आपके एनआरई अकाउंट में से इस एनआरओ अकाउंट पे पैसे आते हैं, वो भी $1 मिलियन की कैलकुलेशन में ऐड किया जाएगा। ठीक है? क्योंकि एनआरई अकाउंट पे तो कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप एनआरई से एनआरओ में पैसे डालते हो तो $1 मिलियन का ये लिमिट वहां पे भी एप्लीकेबल होता है। तो मैक्सिमम $1 मिलियन एनआरओ अकाउंट के थ्रू बाहर जा सकते हैं। और एनआरओ अकाउंट का जो में अगर आप कुछ अर्न करते हो, उस पे टैक्स भी लगता है। ठीक है? क्या एनआरओ अकाउंट के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो इंडिया में? तो यस, आप लोन ले सकते हो। नॉर्मल जो नॉर्म्स थी और मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। इंडिया के बाहर एनआरओ अकाउंट के अगेंस्ट आपको लोन लेना अलाउड नहीं है। ठीक है? रिटर्न ऑफ एनआरआई टू इंडिया, अगर एक एनआरआई इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है या वापस आते हुए बताता नहीं है कि मैं कितने टाइम के लिए आया हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं कितने टाइम के लिए आया हूँ, तो उसके अकाउंट को रेजिडेंट अकाउंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है? अगर मान लो पहले अमन एनआरआई था, फिर इंडियन रेजिडेंट बन गया, तो उसका अकाउंट को आरएफसी बना दिया जाएगा। जब वो दोबारा से बोल रहा है कि अब मुझे फिर से विदेश जाना है ना? कि अब मैं दोबारा से एनआरआई बनना चाहता हूँ, तो उसके अकाउंट को दोबारा से एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, अब आगे ना थोड़ा-सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो, जो आपका एनआरई और एनआरओ अकाउंट होता है, इसकी विथड्रॉअल करेंसी यानी कि मेंटेन किस फॉर्म में किया जाता है? इंडियन रूपी की फॉर्म में किया जाता है। लेकिन जो एफसीएनआर अकाउंट है, ये फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है? एनआरई पे टैक्स नहीं लगता, एफसीएनआर पे टैक्स नहीं लगता, एनआरओ पे टैक्स लगता है। ओके। एनआरई अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, क्योंकि पैसा जो एनआरआई लेके आ रहा है वो फॉरेन करेंसी में लेके आ रहा है, विड्रॉ इंडियन करेंसी में हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर रेट चेंज होगा करेंसी का, डॉलर पाउंड का रेट चेंज होगा, तो एनआरई अकाउंट में फर्क पड़ेगा। एनआरओ अकाउंट में पैसा जमा और मेंटेन और विड्रॉल सब कुछ एक ही करेंसी में हो रहा है, तो करेंसी रिस्क नहीं होता, क्योंकि करेंसी चेंज ही नहीं हो रही कहीं पे भी। एफसीएनआर में भी कोई रिस्क नहीं होता, फॉरेन करेंसी में पैसा आता है, फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है, फॉरेन करेंसी में विड्रॉ हो रहा है। ठीक है? एनआरई अकाउंट का पैसा जितना मर्ज़ी वापस ले जाओ, एफसीएनआर अकाउंट का पैसा जितना मर्ज़ी वापस ले आओ, लेकिन एनआरओ अकाउंट में लिमिट होती है, इंटरेस्ट आप पूरा ले जा सकते हो, लेकिन ओवरऑल लिमिट $1 मिलियन की है इस टाइम पे, इतना ही आप ले जा सकते हो। ठीक है? चलिए, अब हम
एक आखिरी बात और देख लेते हैं, इशू ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। तो क्या बैंक्स एनआरआईज पीआईओज को इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। तो अमन मान लो एनआरआई है, उसने इंडिया में जब अकाउंट खोला तो वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करवा सकता है। तो अब मान लो क्रेडिट कार्ड उसको इशू हो गया इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में उसने $10,000 खर्च कर लिए, तो अब इसकी पेमेंट सेटल कैसे होएगी? तो वो इन पैसे भेज सकता है, रेमिटेंस कर सकता है, या उसके एफसीएनआर, एनआरई, एनआरओ अकाउंट्स के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट जो है वो सेटल हो सकता है। ठीक है? तो एक और चीज़ है, अकाउंट्स इन इंडिया ऑफ फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर एक फॉरेनर को इंडिया में विजिट करना है, उसको अकाउंट खोलना है, तो वो टॉम क्रूज़ कौन-सा अकाउंट खोलेगा? वो एनआरओ करंट या सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है? एंड बाहर से जो पैसा ला रहा है वो अपने एनआरओ अकाउंट पे रख सकता है, और जब वो वापस जा रहा है तो जितनी भी उसकी इंडिया में पेमेंट्स पेंडिंग है वो करके वो पैसा वापस ले जा सकता है। ठीक है? अगर उसने वो अकाउंट 6 महीने से ज़्यादा के लिए ओपन नहीं किया है, तो और उसका कोई भी पेंडिंग नहीं है अमाउंट, तो वो सारा पैसा विदेश वापस लेके जा सकता है। ठीक है? तो अगर कोई इंडियन फॉरेनर इंडिया में रह रहा था और लंबे समय के लिए रह रहा था, तो उसको रेज़िडेंट अकाउंट उसके ओपन हो रखे थे। अब वो दोबारा से वापस जा रहा है, तो उसके रेज़िडेंट अकाउंट का पैसा सब एनआरओ अकाउंट में जाता है, और फिर आप वापस उस पैसे को ले जा सकते हो। बैंक सैटिस्फाइड होना चाहिए कि इंडिया में इसकी कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है, और इमीडिएटली सारे टैक्स वैक्स पे करके वो अपना सारा पैसा ले जाए। लेकिन अमाउंट एनआरओ अकाउंट में मैक्सिमम 1 साल में कितना जा सकता है? $1 मिलियन जा सकता है, उससे ज़्यादा के लिए आरबीआई का परमिशन लेना पड़ता है। तो ये आदमी एंड में अकाउंट क्लोज़ करे अपना और सारा पैसा वापस ले जाए। उसके जाने के बाद अकाउंट उसका क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो विदेश वाले एनआरओ अकाउंट ओपन करते हैं। एक लास्ट अकाउंट जो हमारा पेंडिंग है, वो है एसएनआरआर अकाउंट। तो एनआरई, एनआरओ ये तो इंडिविजुअल्स वगैरह बिज़नेस ओपन करते थे। लेकिन अगर किसी फॉरेन नेशनल को या किसी को एंटिटी को इंडिया में बिज़नेस करना है किसी इंडिविजुअल या एंटिटी के साथ, तो किसी फॉरेन नेशनल को या किसी फॉरेनर एंटिटी को इंडिया में किसी इंडियन रेजिडेंट या किसी एंटिटी के साथ बिज़नेस करना है, तो वो एसएनआरआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है? सिर्फ़ बिज़नेस के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है, रुपीज़ के फॉर्म में सारा कुछ होता है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश वालों को करना है ये अकाउंट ओपन, तो उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। इस अकाउंट में जो पैसा होगा, उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। इसमें जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा जाएगा, वो सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए होगा और किसी पर्पज़ के लिए नहीं हो सकता है। ऐसे अकाउंट मैक्सिमम 7 साल के लिए खुल सकते हैं, या जितने टाइम के लिए आपका बिज़नेस है। बिज़नेस अगर 5 साल के लिए, तो अकाउंट 5 साल के लिए खुलेगा, 6 साल के लिए तो 6 साल के लिए, लेकिन मैक्सिमम 7 साल के लिए अकाउंट ओपन होता है। उससे ज़्यादा के लिए आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है? तो अभी फर्दर कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, तो आप हमारा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो कोर्सेज़ हमारे मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएँगे edutap.co.in पे, तो यहाँ पे कोर्सेज़ में जैप के कोर्सेज़ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्बो में 2024 के लिए अभी हमारा मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। क्रैश कोर्स लाइव बैच 3 31st ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो इस टाइम पे रहेगा ये क्रैश कोर्स का। तो क्रैश कोर्स में क्या होगा, अभी यहाँ पे आपको ऑल्दो अमाउंट ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप जैब 80 कोड यूज़ करोगे तो अराउंड 2500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होंगी, टोटल 60 लाइव क्लासेस, सुबह 7 से 9, शाम को 7 से 9 लाइव क्लासेस होंगी। प्लस आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे क्लास के, प्लस आपको चैप्टर वाइज़ जो है नो एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लिमिटेड टाइम में पेपर से काफ़ी एडवांस में ये आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है? मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें लाइव और आपकी रिकॉर्डेड दोनों हैं। ये मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगी जिनको अगले साल अगर पेपर देना है। अभी लिमिटेड टाइम में तो आप क्रैश कोर्स ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है? चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनआरआई बैंक अकाउंट्स इज़ मेंटेन्ड इन फॉरेन करेंसी? एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर। तो मैंने बोला था एफसीएनआर अकाउंट जो है वो आपका फॉरेन करेंसी में मेंटेन्ड होता है, बाकी इंडियन करेंसी में मेंटेन्ड होते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, विच टाइप ऑफ एनआरआई बैंक अकाउंट अलाउज रिपैट्रिएशन ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विदाउट एनी लिमिट्स? तो आपको पैसा वापस लेके जाना है, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है, जितना मर्जी ले जाओ। तो वो किस में होता है? एनआरओ में तो $1 मिलियन का लिमिट है, एनआरई और एफसीएनआर में कोई लिमिट नहीं है। तो ए और सी में आप आराम से पैसा वापस लेके जा सकते हो। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपॉन गेटिंग द एनआरआई स्टेटस,
अ रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट मस्ट बी आइदर क्लोज्ड और कन्वर्टेड टू अ डैश अकाउंट। तो ये नया चीज है जो मैंने आपको भी लेक्चर में नहीं बताई है, कि अगर आपको एनआरआई स्टेटस मिलता है, आप पहले रेजिडेंट थे, आपका सेविंग्स अकाउंट था, अब आप एनआरआई बन गए हो, तो आपका अकाउंट या तो क्लोज करके आप चले जाओगे, है ना, और एनआरआई के तौर पे कोई अकाउंट ओपन करोगे। लेकिन अगर आप अपने रेजिडेंट अकाउंट को कन्वर्ट करना चाहते हो, कि आप एनआरआई बन गए हो, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, या फिर एनी ऑफ द अबव? तो एनआरओ, ठीक है। अगर आपको एनआरआई स्टेटस मिल गया है, मैं अगर कल एनआरआई बन जाती हूँ, तो मेरे जो इंडिया में सेविंग्स अकाउंट है वो एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल फंड्स फ्रॉम एनआरओ अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर? तो एनआरओ अकाउंट में से कितना पैसा लेके जा सकते हो आप एक साल में? आप यूएसडी $1 मिलियन लेके जा सकते हो। ओके। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एनआरआई अकाउंट्स? इंटरेस्ट अर्न्ड इन एनआरई अकाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। इंटरेस्ट अर्न्ड इन एनआरओ अकाउंट इज टैक्स फ्री इन इंडिया। इंटरेस्ट अर्न्ड इन एफसीएनआर अकाउंट इज टैक्स फ्री इन इंडिया। या इंटरेस्ट अर्न्ड इन बोथ एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स इज टैक्स फ्री इन इंडिया? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी कोई भी आपको प्रेपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।